हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का विनर्स के ऑनलाइन स्कूल प्लेटफॉर्म पर। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास यानी सामाजिक विज्ञान की क्लास एक पॉजिटिव जोश के साथ। चलिए, तो जैसा कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, लाइफ लाइन्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी सिस्टम, इंडियन इकोनॉमी, है ना। तो हम आज बात करने वाले हैं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाओं के बारे में, जो हम शुरू से अभी जो भी हमारी क्लास चल रही है, हमारी ये चौथी क्लास है। 3 क्लासेस में हम जो भी जीवन रेखाओं के बारे में पढ़ चुके हैं वो मैं एक बार आपको क्विक रिवीजन करवाऊंगी, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हमारा आज का टॉपिक। चलिए, तो हम बात कर रहे थे अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं चल रहा है। ठीक है, अब बच्चों इसमें हमने जाना परिवहन के साधन के बारे में, उसमें हमने स्थल परिवहन के बारे में जाना। ठीक है, स्थल परिवहन में, अब स्थल परिवहन में कौन कौन से प्रकार होते हैं, कितने टाइप के स्थल परिवहन होते हैं वो हमने जाना। जैसे सड़क परिवहन के बारे में जाना हमने, ठीक है। उसके बाद हमने जाना रेल परिवहन के बारे में, है ना। रेल परिवहन, छुक छुक गाड़ी, छुक छुक दीदी, रेल दीदी के बारे में। उसके बाद हमने जाना पाइपलाइन परिवहन के बारे में, पाइपलाइन परिवहन के बारे में। अब ये तो हमारा हो गया स्थल परिवहन के बारे में। हमारे ये वाले जो टॉपिक है ये हमने क्लियर कर लिए हैं। रेल परिवहन, पाइपलाइन परिवहन, ये हमने जान लिया। अब बात करेंगे हम जल परिवहन की। अब हम बात करेंगे जल परिवहन। जल परिवहन कैसे भारत की अर्थव्यवस्था को सहायता करता है, सहयोग देता है। और आपको पता है जल परिवहन को बाहुबली परिवहन भी कहा जाता है। अब बाहुबली परिवहन क्यों कहा जाता है ये भी हम जानेंगे, और जल परिवहन के बारे में जानेंगे कि जल परिवहन कैसे वर्क करता है, इसके क्या स्टॉप है, क्या स्टेशन। जैसे रोड के लिए हाईवे है ना। सड़क परिवहन के लिए हाईवे बने हुए हैं। हमने रेल परिवहन के बारे में बात करी तो उसके लिए स्टेशंस बने हुए हैं, रेलवे स्टेशंस बने हुए हैं। और हमने बात करी थी पाइपलाइन की, तो पाइपलाइन नीचे, जमीन के नीचे से उसका हाईवे बना हुआ है पाइपलाइन के लिए, जो आलसी मजदूर है हमारा। अब आज हम बात करने वाले हैं जल परिवहन के बारे में। किसके? जल, पानी, वाटर, जल परिवहन के बारे में। अब बच्चों बात आती है जब जल परिवहन की, है ना। क्या होता है, अगर आपको कम से कम 10,000 टन, ना मैं 1000 टन, ना मैं 500 टन की बात कर रही हूं, ना मैं 1000 टन की, ना 5000 टन की, मैं डायरेक्ट बात कर रही हूं कितने टन माल की, कितने टन माल की? 10,000 टन माल की। अब ट्रक वाले को बोला हमने 10,000 टन आपको मुंबई भेजना है। उसने बोला ये तो नहीं हो पाएगा, इतना सारा माल आप क्या इतना, मतलब 10 राउंड लगेंगे कम से कम, मतलब एक बार में सिर्फ 1,000 टन माल जाएगा। सोच लो, सोचा बहुत पैसा लगेगा। फिर रेल दीदी को बताया गया, रेल दीदी हमारा ये 10,000 टन सामान है, ये आपको भेजना है मुंबई। अब रेल दीदी ने बोला मुझे भी बहुत चक्कर लगाने पड़ेंगे और यात्री भी इतने और दूसरे सामान भी, तो 10,000 टन सामान मैं तो नहीं ले जा पाऊंगी एक बार में। फिर किसको अप्रोच, फिर किसकी बात की, फिर हमने किससे बात करी? फिर हमने बात करी जल परिवहन से। किससे? जल परिवहन से। जल परिवहन ने बोला अरे ये तो मैं ले जाऊंगा, समय लगेगा पर पहुंचा जरूर दूंगा एक बार में। तो जल परिवहन है बाहुबली परिवहन। जल परिवहन कौन है? बाहुबली परिवहन। क्योंकि जो काम सड़क परिवहन, रेल परिवहन, है ना, पाइपलाइन परिवहन नहीं कर पाए, वो कौन कर रहा है? जल परिवहन। जल परिवहन। अब जल परिवहन के बारे में और डिटेल में जानते हैं कि जल परिवहन क्या होता है। जल परिवहन, बच्चों परिवहन की परिभाषा हम फर्स्ट क्लास में, जो इस टॉपिक की फर्स्ट क्लास थी उसमें हम जानते आ रहे कि परिवहन क्या होता है। परिवहन वो शब्द है, परिवहन वो साधन है
जिससे यात्री, सामान, माल, कोई भी वस्तु एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जाती है, उस साधन को कहते हैं परिवहन। जैसे सड़क परिवहन, ट्रक, कार, बस, मोटर बाइक, साइकिल, बैलगाड़ी, ये सब सड़क परिवहन हो गई। उसके बाद हमने बात करी थी रेल परिवहन, जो पटरी पे चलती रेल दीदी के बारे में। उसके बाद पाइपलाइन से तेल, गैस, जितनी भी ऑयल, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, पेट्रोल, फ्यूल, जो भी चीजें, तेल, गैस वगैरह, और कुछ सामान लोहे का, वो कैसे, स्लरी बनाकर। किस फॉर्म में, स्लरी को पहले पिघलाकर फिर उसमें पानी मिलाकर उसको कीचड़ के समान फिर पाइपलाइन द्वारा भेजा जाता है। तो ये दूसरे परिवहन हो गए। ये हो गए स्थल परिवहन के प्रकार। अब हम जान रहे हैं जल परिवहन के बारे में। किसके बारे में, जल परिवहन के बारे में। चलिए अब परिवहन, अब जल परिवहन, परिवहन तो हमें पता है, जल परिवहन क्या, जल परिवहन वो प्रक्रिया जिसपे पानी द्वारा किन चीजों को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, व्यक्ति, यात्री, कोई भी इंसान या कोई भी सामान, भारी से भारी सामान को किसके द्वारा ले जाया जाता है, पानी के द्वारा। मतलब पानी से, जैसे नाव हो गई, बोट, शिप्स, जहाज, बड़े बड़े जहाज, नाव, है ना, ये सब कौन से ट्रांसपोर्ट है, ये सब वाटर ट्रांसपोर्ट, ये सब पानी के वाहन हैं। तो इसीलिए हमारा जो जल परिवहन है वो यही है। आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था में जल परिवहन कैसे अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है और मुख्य योगदान देता है, और इसमें हम जानेंगे कि जल परिवहन काम कैसे करता है भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, और ये भारत की जीवन रेखा क्यों कहा गया है, मुख्य जीवन रेखा क्यों कहा गया है। चलिए शुरू करते हैं जल परिवहन के बारे में। अच्छा, सबसे पहले हमने स्थल परिवहन जाना। अब परिवहन में ही ये प्रकार है, परिवहन का एक ये प्रकार है। क्या है, एक प्रकार है। किसका, परिवहन का ये एक प्रकार है। जैसे स्थल परिवहन है ना, उसके बाद जल परिवहन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और उसके बाद आ जाएगा हमारा वायु परिवहन। उसके बाद हमारा आ जाएगा वायु परिवहन। ठीक है, स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन। चलिए अब बात करते हैं जल परिवहन के बारे में। अब सबसे पहले जल परिवहन क्या है और इसके प्रकार क्या है। जल परिवहन का मतलब ही वो होता है कि एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाने वाला सामान, यात्री और व्यक्तिगण किस द्वारा, जल परिवहन। तो ये एक साधन है। जैसे स्थल परिवहन का तीन टाइप थे, है ना, तीन तरह के परिवहन थे। कौन से, स्थल, तीन तरह के परिवहन कौन से हो रहे हैं हमारे, स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन। अब स्थल परिवहन में हमने सड़क परिवहन, रेल परिवहन और पाइपलाइन परिवहन, पर जल परिवहन उससे अलग है। अब जल परिवहन क्या है और इसके क्या प्रकार है। परिभाषा, पानी के रास्ते। जल परिवहन में कौन से रास्ते आते हैं, पानी के रास्ते। जैसे जितनी भी नदियां, नहरें, छोटी छोटी जितनी भी छोटी छोटी नदियां हैं, नहरें हैं, जितने भी छोटे छोटे आसपास के गांव की जितनी भी नदियां हैं, या जहां पे भी आप रहते हैं वहां की छोटी छोटी नदियां, वहां से आपने देखा होगा बोट द्वारा लोग उसमें सैर करते हैं, घूमते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो उसी प्रक्रिया को, उसी साधन को कहते हैं जल परिवहन। अब जल परिवहन में समुद्र भी इसका बहुत बड़ा हिस्सा है, वो भी हम जानेंगे। चलिए, पानी के रास्ते। अब पानी के रास्ते कौन कौन से हो गए, नदियों, नहरों और समुद्र से नावों और जहाजों द्वारा यात्रियों को और सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजना, और सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, भेजना। ओके, वो कहलाता है जल परिवहन। वो क्या कहलाता है, जल परिवहन। जल द्वारा भेजे जाने वाला सामान, यात्री, माल, कुछ भी चीज, वो क्या कहलाएगी, जल परिवहन।
जितने भी परिवहन है उनकी परिभाषा तो वही रहेगी, पर शब्द बदल जाएगा। जो मेन शब्द है कौन सा, जैसे अगर यहाँ पे सड़क परिवहन के बारे में बात करते हैं तो सड़क परिवहन आ जा, परिभाषा वही रहेगी, काम सारे साधन एक ही कर रहे हैं, पर उनका जो तरीका है वो अलग अलग है, समय अलग अलग है, और उनकी जो ले जाने की प्रक्रिया है वो अलग अलग है ना। चलिए, अब दो प्रमुख प्रकार है। अब जब हम जल परिवहन की बात करते हैं तो इसके दो अलग प्रमुख प्रकार हैं। वो क्या है, एक तो आंतरिक है ना, आंतरिक जल परिवहन, समुद्री जल परिवहन। अब यह आंतरिक जल परिवहन क्या है, मतलब आप मान लीजिए इसको घर का परिवहन। आंतरिक जल परिवहन मतलब घर का जल परिवहन। कैसे भैया घर का जल परिवहन कैसे होएगा, आपको आपके देश में ही, मतलब आपके राज्य में ही, आपके देश में ही सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो वो कहलाएगा आंतरिक परिवहन। ठीक है, अपने ही देश में एक जगह से दूसरी जगह, जैसे इंदौर से पानी द्वारा सामान कहाँ ले जाना है, मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से बैंगलोर या अलग किसी भी राज्य में ले जाना है, किसके द्वारा, पानी के द्वारा, जल के द्वारा, तो वो कहलाएगा आंतरिक जल परिवहन। वो क्या कहलाएगा, आंतरिक जल परिवहन। आंतरिक मतलब वो जो देश के अंदर, जहाज एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, नावें एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, कहां पे, देश के अंदर ही। यह देश के अंदर नदियों, नहरों और झीलों में होता है। आंतरिक परिवहन कहाँ होता है, आंतरिक जल परिवहन कहाँ होता है, यह देश में जो झीलें हैं, जो नहरें हैं, है ना, जो नदियां हैं, उनमें। अब जानते हैं समुद्री जल परिवहन, समुद्री जल परिवहन के बारे में। अब समुद्री जल परिवहन क्या है, जितने भी देश के आसपास या देश में समुद्र जो एक देश को दूसरे देश से जोड़ते हैं, वो समुद्र में जो परिवहन किया जाता है, जैसे एक देश में भारत से जो आसपास के देश हैं वहां पे सामान भेजा जाता है या वहां से सामान लाया जाता है, किसके द्वारा, जल परिवहन के द्वारा, किस पे, समुद्र के द्वारा, उसे कहते हैं समुद्री जल परिवहन। यह समुद्रों और महासागरों के रास्ते विदेशों के साथ व्यापार करने के लिए होता है, जैसा कि मैंने कहा दूसरे देश में। सिंपल सी बात है, जब आंतरिक परिवहन की बात करेंगे तो समझ जाना, वो आंतरिक जल परिवहन वो कि जो परिवहन, जल परिवहन भारत के अंदर, आपके देश के अंदर कहाँ कहाँ किया जा रहा है, झीलों में, नदियों में, है ना, जितनी भी झील हैं, नदियां हैं, उनमें, और जितनी भी देश की नहरें हैं, आपके देश की नहरें, अंदर, देश के अंदर जो जल परिवहन किया जा रहा है वो कहलाएगा आंतरिक जल परिवहन। समुद्री जल परिवहन मतलब सीधा मतलब है विदेश, मतलब दूसरे देश से आ रहा है सामान, किसके द्वारा, जल परिवहन के द्वारा, और हमारे देश से विदेश जा रहा है मतलब दूसरे देश जा रहा है सामान, उसको कहेंगे समुद्री जल परिवहन। चलिए, ये हो गए हमारे दो प्रकार के जल परिवहन, दो प्रकार के जल परिवहन। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब जल परिवहन के फायदे, है ना, जल परिवहन के फायदे, इंपॉर्टेंस क्या है वो हम जानेंगे। सबसे पहली बात बच्चों, जब हम जल परिवहन की बात करते हैं तो जल परिवहन को हम बाहुबली परिवहन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो एक साथ 10,000 टन सामान आराम से ले जा सकता है। समय लगता है, पर इसमें क्या होता है, सबसे पहली बात, जैसे अब रोड द्वारा कोई सामान जा रहा है, मतलब सड़क द्वारा ट्रैफिक मिलता है जो हम बात कर चुके हैं, उसके बाद टोल टैक्स देना पड़ता है, उसके बाद कहीं पे एक्सीडेंट हो गया तो वो अलग, माल चोरी हो गया वो अलग, ट्रक से माल या कोई जिस गाड़ी द्वारा माल जा रहा है वो कहीं ना कहीं गिर गया या कुछ भी हो गया, वो नुकसान अलग से। पर जब हम जल परिवहन की बात करते हैं तो जल परिवहन एक तो बहुत ज्यादा भारी सामान एक साथ ले जाता है। अब वो भारी सामान क्या क्या हो गया, कार हो गई, है ना,
कहां से आती है? विदेश से या कहीं दूसरे देश से कारें आती हैं, या कोई भी ऐसा सामान, या कहीं जहां पे कारें बनती है। तो कारें, अब एक ट्रक में कितनी कारें आ पाएगी? एक। ज्यादा बड़ा ट्रॉली हुआ, जो बड़ी वाला ट्रक हुआ, बड़ा वाला ट्रक हुआ, 2, 3, इससे ज्यादा तो नहीं। पर मैं बोलूं 20 कार लेके आनी या 50 कार लेके आनी, तो ट्रक या रोड द्वारा आ पाएगी? नहीं आ पाएगी। उसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा, क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? जहाज, जल परिवहन। तो कुल मिलाकर बात यही है कि जल परिवहन एक साथ भारी सामान ला सकता है, प्लस जिस मार्ग द्वारा वो ला रहा है। अब जैसे ट्रेन से सामान बुलवा रहे, अब मान लीजिए कोई रास्ता ऐसा है, जैसे हमने बात करी कि रेल पटरी के लिए, जो रेल के लिए जो पटरियां बिछी हुई है वो हर जगह नहीं बिछी हुई, जैसे जंगलों में नहीं बिछी हुई है, पहाड़ी इलाकों में नहीं बिछी हुई है। तो ये, अब जब हम बात कर रहे हैं जल परिवहन की, तो जल परिवहन का जो मार्ग होता है, जो आने का जो रास्ता होता है जल, वहां पे कोई मरम्मत नहीं करानी पड़ती, और वहां पे कुछ भी ऐसा बिछात या कुछ भी ऐसी देख रेख नहीं करनी होती है कि जहां से सामान सुरक्षित आ जाए। कुछ चीजें होती है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पर अभी के लिए आपको बताने के लिए ये कुल मिला के बात है। अब सबसे सस्ता साधन क्यों है? सबसे सस्ता साधन, इतना सारा सामान एक बार में ले जा रहा है, इसे तो ज्यादा लेना चाहिए पैसे, क्योंकि ज्यादा खर्चा नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि ज्यादा फ्यूल नहीं लगता है, ज्यादा तेल नहीं लगता है। यह परिवहन का सबसे किफायती और सस्ता साधन है, सबसे सस्ता साधन है जल परिवहन, किफायती और सबसे सस्ता साधन है। फर्स्ट आप ये याद रख लो, सबसे सस्ता साधन कौन सा है? बिल्कुल सस्ता साधन जल परिवहन, सबसे सस्ता साधन जल परिवहन। और बाहुबली भी कौन है? जल परिवहन। चलिए, भारी सामान के लिए बेस्ट, जैसा कि मैंने आपको बता दिया पहले ही, सबसे ज्यादा से ज्यादा भारी सामान के लिए जल परिवहन ही, जैसे बड़े बड़े जहाज, है ना, बहुत भारी और बड़े आकार के सामान जैसे कोयला, लोहा, गाड़ियां, जो मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया, लंबी दूरी तक ले जाने के लिए यह सबसे सही माध्यम है, बहुत दूर तक ले जाने वाला माध्यम है, और भारी से भारी सामान, इसीलिए इसको क्या नाम दिया है? बाहुबली। बाहुबली परिवहन याद कर लो, आपको जल परिवहन यूं ही याद हो जाएगा, आप बाहुबली परिवहन बोलो, ठीक है। चलिए, अब रास्ते का कोई खर्च नहीं, रास्ते का कोई खर्च क्यों नहीं, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ट्रैफिक नहीं मिलेगा, टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उसके बाद सरकार की कोई ऐसी ज्यादा ऐसा पैसा भी नहीं लग रहा है कि इसमें रास्ते जो मार्ग से जा रहा है उसकी देख रेख में, वहां पे सुधार करने के लिए। अब सड़कें कभी कभार गड्ढे हो जाते हैं, पानी आया, गड्ढे हो गए, रोड बंद, रास्ता बंद, क्या करेंगे? सरकार को पैसा लगाना पड़ेगा। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, सड़क या रेल की तरह इसके लिए रास्ता ट्रैक बनाने या उसकी देखरेख का कोई खर्चा नहीं है। पानी है, पानी में जहाज चल रहा है, ऊपर ऐसे ऐसे बिल्कुल फ्लो हो रहा है पानी में, है ना, तो ये है, तो उसकी देखरेख के लिए कोई खर्चा नहीं लगता है। चलिए, अब फायदे और प्रमुख, अब एक और, पर्यावरण के अनुकूल। पर्यावरण के अनुकूल कैसे? इसमें फ्यूल नहीं लगता है ज्यादा, और फ्यूल की बचत भी होती है, उसके साथ पर्यावरण, कोई प्रदूषण ऐसा ज्यादा नहीं होता है जिससे पर्यावरण, एनवायरमेंट, नेचर को खतरा हो या नेचर में कुछ भी प्रदूषण फैले। इससे इसमें ईंधन, फ्यूल का खर्च कम होता है, इसीलिए यह प्रदूषण बहुत कम करता है, इसीलिए यह प्रदूषण बहुत कम करता है। चलिए, सबसे मेन बात, आप बिल्कुल ये 4 अपने नोट कर लीजिए। फर्स्ट, सबसे सस्ता, बाहुबली जल परिवहन सबसे सस्ता है, ये प्रदूषण को भी नुकसान नहीं पहुंचाता है, इसका ज्यादा खर्च भी नहीं आता है, किफायती है, और उसके बाद भारी सामान के लिए सबसे सही, सबसे बेस्ट है कौन? बाहुबली जल परिवहन।
रास्ते का कोई खर्च नहीं आता है, ना पटरी सुधरवानी है, ना रोड बनवानी है, ना रोड की मरम्मत करानी है, ना कोई ट्रैफिक, ना कोई टोल टैक्स। ये बातें ध्यान रख लो, आपको ये प्रमुख जो भी है, जो प्रमुख फायदे वो आपको याद हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या। भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग, जैसे हमने सड़क परिवहन के सड़क मार्गों के बारे में जाना था, ठीक है, कौन सा मार्ग, राज्य मार्ग, जितने भी राज्य मार्ग है, जितने भी ग्रामीण सड़कें हैं, ये अलग अलग मार्ग के बारे में हमने जाना था। अब जल परिवहन की जब हम बात करें तो जल परिवहन में भी जल मार्ग हैं, उन मार्गों के कुछ नाम दिए गए हैं, उनके कुछ नामकरण हैं, वो हम जानेंगे। और ये प्रमुख जल मार्ग कौन से हैं? चलिए, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 मतलब नेशनल वाटरवे, नेशनल वाटरवे, NW मतलब नेशनल वाटरवे, NW मतलब नेशनल वाटरवे। अब पहला जलमार्ग कौन सा है, इनकी कुछ संख्या, सबसे पहला जलमार्ग कौन सा है वो हम जानेंगे। फिर दूसरा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 नेशनल वाटरवे, है ना, नेशनल वाटरवे नंबर 2। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 भारत के राष्ट्रीय 3 मुख्य जलमार्ग के बारे में हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग, अब ये कौन कौन से है भारत के? भारत सरकार ने कुछ प्रमुख नदी मार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया है, जिसमें से शीर्ष 3 मुख्य हैं, 3 मुख्य हैं। अब भारत सरकार ने क्या किया है, नदी के कुछ प्रमुख मार्ग हैं, है ना, वो बना दिए गए कि यहां से मतलब कोई एक जगह से दूसरी जगह सामान जाएगा तो उसका एक मार्ग बना दिया है। सामान किसके द्वारा जाएगा? जल परिवहन द्वारा, जहाज, बड़ी बड़ी नावें या जो भी जल मार्ग है, जल साधन है, उससे। अब इनमें प्रमुख शीर्ष 3 मुख्य हैं, 3 मुख्य हैं। पहला राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 वो कौन सा है? नदी गंगा, सबसे फर्स्ट जलमार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय जलमार्ग, सबसे फर्स्ट राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? नदी गंगा। अब इसके रास्ते क्या हैं? इसके रास्ते क्या हैं? प्रयागराज से हल्दिया, प्रयागराज से हल्दिया तक। अब प्रयागराज मतलब उत्तर प्रदेश, है ना, प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हल्दिया पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है, उत्तर प्रदेश से पश्चिम बंगाल हल्दिया यहां तक। ये रास्ता कौन सी नदी से होके जा रहा है? गंगा नदी। ये पहला जल मार्ग है, राष्ट्रीय जल मार्ग, पहला राष्ट्रीय जल मार्ग गंगा नदी से होते हुए। अब लंबाई, इसकी लंबाई कितनी है? 1620, 1620 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है? 1620 किलोमीटर। यह भारत का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है। आंतरिक जलमार्ग क्यों है? क्योंकि यह देश में ही है, जो सामान इस मार्ग द्वारा जा रहा है वो देश में ही जा रहा है, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहा है। उत्तर प्रदेश से पश्चिम बंगाल, प्रयागराज से हल्दिया तक। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, राष्ट्रीय जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2। अभी तो हमने बात करी थी संख्या 1 की, अब हम बात करने वाले संख्या 2 मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2। यह ब्रह्मपुत्र नदी, यह नदी जो जलमार्ग नंबर 2 है, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 है, वो कौन सी नदी पे है? वो है ब्रह्मपुत्र नदी पे। अब इसका रास्ता कौन सा है? सदिया से धुबरी तक, सदिया से
धुबरी तक इसकी लंबाई कितनी है? 891 किलोमीटर इसकी दूरी कितनी है? इसका जो रास्ता है वो कितना लंबा है? 891। अब जो पहला जलमार्ग था, जो पहला राष्ट्रीय जलमार्ग था, उसकी लंबाई सबसे बड़ी है। यदि प्रश्न आता है एक शब्द का या एक मार्ग का कि भारत का सबसे लंबा जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है, तो उसमें आंसर आपका आ जाएगा जो गंगा नदी पर है, वो है इलाहाबाद से हल्दिया तक। उसकी लंबाई कितनी है? उसकी लंबाई कितनी है? 1620। उसकी लंबाई कितनी है? 1620। चलिए, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? जो ब्रह्मपुत्र नदी पे जो राष्ट्रीय जलमार्ग है, नंबर 2, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2, उसकी लंबाई कितनी है? 891। अब राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 3, अब वो है केरल के तटिया पर, मतलब केरला के तटिया पर। चलिए बात करते हैं हम राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3, नदी केरला के तटीय नहरें, ये केरला की नहरें हैं जो तट पर है। अब इसका रास्ता कोट्टयम से कोलम तक लंबाई है, कोट्टयम से कोलम तक लंबाई है और 205 किलोमीटर। अब देखो, सबसे लंबा हमारा फर्स्ट जलमार्ग हो गया, फर्स्ट पहला राष्ट्र का जलमार्ग कौन सा हो गया? ये, उसकी लंबाई इतनी है, उसकी लंबाई इतनी है। अब दूसरे वाले की और उससे कम 205 किलोमीटर कौन से के? जो केरल तट पर नहरें हैं। तो इसका क्रम भी उसी अकॉर्डिंग है, सबसे पहले सबसे बड़ा जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग, फिर उससे छोटा जलमार्ग, फिर तीसरा जलमार्ग। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। चलिए, नेक्स्ट हमारा है अब भारत के प्रमुख समुद्री पतन, प्रमुख बंदरगाह। अब इसके पहले हम जानेंगे कि पतन और बंदरगाह क्या होते हैं, पतन और बंदरगाह क्या होते हैं। अब बच्चों, आपके घर से, ठीक है, ये आपका है घर। अब घर से आपको जाना है अपने स्कूल। कहाँ जाना है? आपके स्कूल जाना है। ठीक है, ये हो गया आपका स्कूल। ठीक है, ये आपका स्कूल। अब ये आपका घर है, ये आपका स्कूल है। अब आप घर से जब स्कूल जाते हो तो आप किसके द्वारा जाते हो? बस द्वारा। और यहाँ पे क्या है? बस स्टॉप। यहाँ पे क्या है? बस स्टॉप। अब घर से जा रहे हो, पहले आपको बस लेनी पड़ेगी, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? बस स्टॉप पे। यहां से आप बस से कहाँ जाओगे? अपने स्कूल। फिर जब स्कूल से घर आना है तो क्या करोगे? स्कूल से बस में बैठोगे, बस आपको कहाँ छोड़ेगी? बस स्टॉप पे। बस स्टॉप से आप कहाँ हो जाओगे? अपने घर। तो ये जो स्टॉप है ये कहलाएगा पतन। क्या कहलाएगा? पतन। किसका? जल मार्ग में। जब हम जल परिवहन की बात करेंगे तो ये जो स्टॉप है वो कहलाएगा पतन, मतलब बंदरगाह। अब बंदरगाह और पतन दोनों स्टॉप होते हैं किसके? जहाज के, बड़े बड़े जहाज के। उनको पोर्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोर्ट। इंग्लिश में कहा जाता है पोर्ट, और ये संस्कृत में कहा जाता है पतन, और हिंदी में कहा जाता है बंदरगाह। तो कंफ्यूज नहीं होना है। कभी कभी जब प्रश्न आता है कि इस राज्य की बंदरगाह कहाँ है, या ये जलमार्ग की बंदरगाह पतन कहाँ है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। पतन संस्कृत में कहा जाता है और हिंदी में कहा जाता है बंदरगाह, और इंग्लिश में कहते हैं पोर्ट। तो जो भी स्टॉप होते हैं, किसके स्टॉप? वो होते हैं जलमार्ग के स्टॉप। जलमार्ग मतलब जल मार्ग के द्वारा जो भी जहां जा रहे हैं उनके जो स्टॉप होते हैं, उन्हें कहते हैं पतन और बंदरगाह। ठीक है, अब पतन फिर से बता दूं, पतन संस्कृत में कहते हैं और बंदरगाह
हिंदी में कहते हैं। चलिए, अब यही प्रमुख बंदरगाह मतलब प्रमुख स्टॉप कौन से हैं? अगर बंदरगाह याद नहीं हो रहा है तो स्टॉप याद रखो, बंदरगाह से कनेक्ट कर लोगे। जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि अगर कहीं से कहीं जा रहे हो, वहां पे कोई भी बीच में स्टॉप आ रहा है तो वो हो जाएगा बंदरगाह। ये जल मार्ग के रास्ते में आता है, जल मार्ग का स्टॉप है, जहाज का स्टॉप है कौन? बंदरगाह। और पतन में भी कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने तो बंदरगाह पढ़ा था, पतन क्या है? तो पतन और बंदरगाह प्रमुख समुद्री पतन, प्रमुख समुद्री बंदरगाह। भारत की 7,516.6 मतलब 7,516.6 किलोमीटर लंबी समुद्री तट रेखा पर 12 बड़े, कितने? 12 बड़े और 200 छोटे, 12 बड़े और 200 छोटे। इसको कर दो, ये बड़े हो गए और ये छोटे हो गए, ठीक है। 12 बड़े और 200 छोटे बंदरगाह हैं, छोटे स्टॉप है, बंदरगाह है, पतन है। कितने? एक बार और रिपीट करेंगे, 12 बड़े और 200 छोटे, 12 बड़े और 200 छोटे, 12 बड़े और 200 छोटे, याद हो गया। चलिए, कांडला बंदरगाह गुजरात। अब कांडला बंदरगाह कहाँ पे है? गुजरात में। ये भी एक स्टॉप है, पतन है। स्वतंत्रता के बाद सबसे पहला विकसित किया गया, मतलब जब स्वतंत्र हुए उसके बाद सबसे पहला विकसित मतलब डेवलप किया गया। यहाँ एक ज्वारीय पतन है, टाइडल है। इसका नया नाम दीनदयाल पतन है। इसका नया नाम क्या है? दीनदयाल पतन। अब मान लीजिए कांडला पतन लिखा है तो आप क्या बोलेंगे उसको? दीनदयाल पतन। क्या बोलेंगे? दीनदयाल पतन। कांडला पतन, दीनदयाल पतन। चलिए, मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र। यह भारत का सबसे बड़ा और प्राकृतिक मतलब नेचुरल बंदरगाह है। प्राकृतिक मतलब जो नेचुरली बना हुआ है, जो पहले से ही बना हुआ है, उसको कोई भी इंसान द्वारा बनाया नहीं गया, उसको बोलेंगे प्राकृतिक, है ना। प्राकृतिक बंदरगाह, प्राकृतिक पतन। चलिए, ये मुंबई बंदरगाह जो महाराष्ट्र में है, कांडला गुजरात में है, मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में है। अब जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ठीक है, न्यावा शेवा। मुंबई बंदरगाह ट्रैफिक कम करने के लिए इसे बनाया गया है। अब क्या हुआ? मुंबई महाराज्यों में से एक है, ठीक है। उसको बिल्कुल अपन मुंबई में ऐसा रहता है कि मुंबई में समुद्र, मुंबई फेमस ही ज्यादातर समुद्र की वजह से है ना। तो वहां पे क्या ज्यादातर जहाज वहीं आते हैं, वहीं से ही निकलते और वहीं से ही भेजे जाते हैं ज्यादातर जहाज। कितने जहाज? ज्यादातर जहाज। इसीलिए वहां पे ट्रैफिक हो जाता है। अब आपने बोला कि पहले तो मैम ने बोला था कि ट्रैफिक नहीं होता इसलिए, पर मुंबई मेन है किस लिए? क्योंकि वहां पे समुद्र बहुत बड़ा है, समुद्र मेन है वहां पे, और समुद्र द्वारा ज्यादातर जहाज जो आते हैं कहीं से भी, वो वहां से होके जरूर निकलते और वहां पे जरूर जाते हैं, क्योंकि वो एक मेन स्टॉप है, एक मेन बंदरगाह है, ठीक है। इसीलिए वहां पे जो बंदरगाह बनाया गया है वो किस लिए बनाया गया है? मुंबई के बंदरगाह का ट्रैफिक कम करने के लिए इसे बनाया गया है। इसे जो भी ट्रैफिक हो जाता है उसको कम करने के लिए बनाया गया है। अब विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में। यह भारत का सबसे गहरा और चारों ओर जमीन से सुरक्षित बंदरगाह है। मतलब ये जो बंदरगाह है वो कैसा है? मतलब ये यहाँ पे है, ये
मान लीजिए ये बंदरगाह यहाँ पे है, कौन सा बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह, और उसके चारों तरफ आसपास जमीन से सुरक्षित बंदरगाह है, उसके चारों तरफ आसपास जमीन से सुरक्षित बंदरगाह है, मतलब सुरक्षित बंदरगाह है। अब चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु, यह भारत का सबसे पुराना कृत्रिम कृत्रिम सबसे पुराना कृत्रिम आर्टिफिशियल सबसे पुराना कृत्रिम, इधर हमने देखा था नेचुरल प्राकृतिक, और कृत्रिम कृत्रिम वो बंदरगाह होता है जो आर्टिफिशियल होता है, जो बनाया जाता है, जो किसी इंसान या व्यक्ति द्वारा बनाया जाता है, उसको कहते हैं आर्टिफिशियल कृत्रिम बंदरगाह। ये कौन सा, अच्छा दो चीज और आपको मिल गई है। सबसे पहला नेचुरल बंदरगाह कौन सा है, प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, तो मुंबई बंदरगाह प्राकृतिक है, जो सबसे बड़ा बंदरगाह है, जो सबसे बड़ा और प्राकृतिक बंदरगाह है। उसके बाद हम बात करेंगे चेन्नई बंदरगाह की, तो चेन्नई बंदरगाह बहुत पुराना है और वो कृत्रिम और आर्टिफिशियल, नेचुरल आर्टिफिशियल, प्राकृतिक और कृत्रिम बंदरगाह है, ये दोनों डिफरेंस आते हैं। ये भी एक एक मार्क में पूछा जाता है, ये देखो मैं टिक कर रही हूं, ठीक है। अब कोलकाता बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल, कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल, यह एक अंत स्थलीय नदी पतन है, अंत स्थलीय पतन है, जो हुगली नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है, हुगली नदी पर स्थित है। अब ये जो है यह एक अंत स्थलीय नदी है, मतलब जहां पे नदी का अंत हो रहा है, जहां पे नदी का अंत हो रहा है, और बाकी के जितने भी बंदरगाह है वो बीच में आ रहे हैं, तो इसकी विशेषता ये हो गई। ये इसलिए कोलकाता बंदरगाह थोड़ा सा अलग है, क्योंकि वो स्थलीय नदी पतन है और यह एक अंत में, वो जो बंदरगाह बना है वो अंत में, नदी के अंत में बना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। अब हम बात कर रहे हैं भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख पत्तनों की। अभी हमने बात करी जो मेन है, जो प्रमुख है, उसमें हमने जाना 12 बड़े और 200 छोटे बंदरगाह हैं, 12 बड़े और 200 छोटे बंदरगाह हैं, ठीक है। उसमें से कुछ विशेष, अब इनके बारे में और डिटेल में जानेंगे। प्रश्न ये वाला स्टार बना लो, ये वाला प्रश्न 2023 में आया हुआ प्रश्न है, इसको स्टार बना लो, ये बिल्कुल आता ही आता है। ये जो पॉइंट है ये बहुत आईएमपी है, ये बहुत आईएमपी है। चलिए, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख पत्तनों बंदरगाहों और वहां से भेजी व मंगाई जाने वाली मुख्य वस्तुएं। अब हम जानेंगे जो ये प्रमुख बंदरगाह है, वहां से भेजे जाने वाली चीजें कौन सी हैं, है ना, और वहां की प्रमुख वस्तुएं जो वहां से भेजी और आई जाती वो कौन सी हैं। चलिए, कांडला। अब कांडला बंदरगाह मतलब गुजरात की विशेषता, इससे आजादी के बाद सबसे पहले विकसित किया गया था। आजादी के बाद सबसे पहले कौन से बंदरगाह को विकसित किया गया था, कांडला बंदरगाह को, कांडला पोर्ट को। इसका नया नाम दीनदयाल पत्तन है, इसका नया नाम क्या है, दीनदयाल पत्तन, जो कि हमने अभी पढ़ा, ठीक है। अब मुख्य वस्तुएं यहां से कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पाद, उर्वरक, खाद, उर्वरक मतलब खाद आप ध्यान रख लो, नमक, कपास, सीमेंट और खाद्य तेल, है ना, का परिवहन होता है। ये मुख्य चीजें हैं, जो मुख्य वस्तु है वो कहां से, कांडला बंदरगाह से, मतलब गुजरात से भेजी जाती है। किसके द्वारा, जल मार्ग द्वारा, जल परिवहन के द्वारा। और यहाँ ये बंदरगाह कौन सी है, विशेष, मुख्य, प्रमुख बंदरगाह, ठीक है। और इसे सबसे पहले विकसित किया गया था, सबसे पहले आजादी के बाद कौन से बंदरगाह को विकसित किया गया था,
कांडला बंदरगाह को, जिसका नया नाम दीनदयाल पतन है। दीनदयाल पतन है। कांडला बंदरगाह, दीनदयाल पतन, कांडला बंदरगाह, दीनदयाल पतन। चलिए अब मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र। विशेषता, यह भारत का सबसे बड़ा और प्राकृतिक, जो कि हमने पहले पॉइंट में भी देखा, यह भारत का सबसे बड़ा और प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, मुंबई बंदरगाह, यह मुख्य वस्तु है, यहाँ की मुख्य वस्तु है पेट्रोलियम उत्पाद, मशीनरी, कपड़े और अन्य सूक्ष्म माल, मतलब जैसे खाने का सामान या कोई भी सूखा सामान का व्यापार होता है, जैसे पेट्रोलियम उत्पाद। ठीक है, उसके बाद मशीनरी, कपड़े और अन्य जो भी जितना भी सूखा सामान होता है, जैसे बहुत सारी अलग अलग मशीनरी हो गई, गाड़ियां हो गई, कुछ भी अलग टाइप के कपड़े हो गए जो कहीं बाहर से आए, कहाँ के पोर्ट पे रुके, कहाँ के बंदरगाह पे रुके, मुंबई के बंदरगाह पे उतारे गए, वहां के स्टॉप पे उतारे गए, वहां के बंदरगाह पे उतारे गए और वहां से फिर दूसरी जगह भेजे गए। किसके द्वारा? जहाज के द्वारा, जल मार्ग के द्वारा। चलिए, बाहुबली परिवहन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। तीसरा, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह न्यावेशावा। अब जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र में, कहां पे? महाराष्ट्र में। विशेषता, इसकी विशेषता क्या है? यह मुंबई बंदरगाह की बड़ी और दबाव को कम करने के लिए बनाया गया भारत का सबसे आधुनिक बंदरगाह है। अब जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कैसे याद रहेगा? वो सबसे आधुनिक बंदरगाह है, सबसे आधुनिक बंदरगाह है, सबसे आधुनिक बंदरगाह है। ठीक है, सबसे आधुनिक बंदरगाह कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक है, मुख्य वस्तुएं, यहां से मुख्य रूप से कंटेनर और इलेक्ट्रॉनिक सामानों का आयात निर्यात किया जाता है। आयात निर्यात मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट मतलब यहीं से दूसरे देशों से सामान आता है और यहीं उतरता है और दूसरे देशों में भेजा भी जाता है। आयात निर्यात हम और डिटेल में आगे समझेंगे। ठीक है, अब मार्मोगोआ बंदरगाह गोवा में है। मार्मोगोआ बंदरगाह गोवा में है। विशेषता, इसकी विशेषता क्या है? यह देश का एक बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह है। जब हम बात करें जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह की तो ये आधुनिक बंदरगाह है, और जब हम बात करें मार्मोगोआ बंदरगाह की तो यह देश का एक बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह है। मुख्य वस्तुएं, जो भी मुख्य वस्तुएं कहां से भेजी जाती है? गोवा में मार्मोगोआ जो बंदरगाह है वहां से जो भी मुख्य वस्तुएं भेजी जाती है वो कौन सी है? भारत के कुल लोहा अयस्क आयरन मतलब लोहे की चीजें, जितनी भी लोहे की चीजें के निर्यात और लगभग आधा 50% हिस्सा इसी बंदरगाह से विदेशों में भेजा जाता है। मतलब जितना भी, मतलब 50% मान लीजिए, पूरा 50% लोहे वाली चीजें या लोहा कहां से भेजा जाता है? मार्मोगोआ बंदरगाह से। अब पूरा 50% लगभग ज्यादा से ज्यादा कहां भेजा जाता है? विदेश। तो ये किसका हिस्सा होगा? आयात और निर्यात, मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर भेज रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? एक्सपोर्ट करना। चलिए, को निर्यात का लगभग आधा मतलब सबसे ज्यादा हिस्सा इसी बंदरगाह से विदेश भेजा जाता है। कहां भेजा जाता है? विदेश भेजा जाता है। किसके द्वारा? मार्मोगोआ बंदरगाह के द्वारा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब न्यू मंगलोर कर्नाटक और कोच्चि केरल
नेक्स्ट बंदरगाह न्यू मंगलोर कर्नाटक और कोची केरल, कर्नाटक और केरल, न्यू मंगलोर और कोची। न्यू मंगलोर यहां से कि जो भी मतलब कुद्रेमुख की खानों का लोहा और बाहर भेजा जाता है आयस्क, जो भी मतलब यहां से जो भी प्रमुख चीजें हैं वो न्यू मंगलोर जो बंदरगाह है वहां से भेजी जाती है ज्यादातर। अब हमने यहाँ पे जाना कि यहाँ से ज्यादातर लोहा मतलब करीबन 50% लोहे का हिस्सा यहीं से जाता है, और जितने भी ज्यादा से ज्यादा प्रमुख चीजें हैं वो यहीं से जाती हैं। यह सुदूर दक्षिण और पश्चिम के स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है। यह सुदूर दक्षिण पश्चिम में स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है। फिर से हम समझते हैं, देखो यहाँ पे आपने देखा था कि जो भी प्राकृतिक बंदरगाह है वो अलग लिखे हैं, जैसे ये वाला प्राकृतिक बंदरगाह, एक तो हमारा मुंबई बंदरगाह प्राकृतिक है, मुंबई बंदरगाह प्राकृतिक है, और एक हमारा अभी हमने देखा एक हमारा न्यू मंगलोर बंदरगाह प्राकृतिक है, जो कोच्चि, न्यू मंगलोर कर्नाटक और कोच्चि केरल, जो कोच्चि बंदरगाह है वो एक प्राकृतिक बंदरगाह है, इसे किसी के द्वारा बनाया नहीं गया। तो हमारे पास 2 प्राकृतिक बंदरगाह हैं जहां से मसाले और चाय का व्यापार, जहां से ज्यादातर चाय और मसाले का व्यापार होता है। किसके द्वारा? पानी के द्वारा, जल परिवहन द्वारा, पानी के द्वारा। किनका? कौन से? जहां से मसाले और चाय का व्यापार किया जाता है, जहां से चाय और मसाले का व्यापार होता है। तो ये हमने टोटल 5 प्रमुख बंदरगाहों के बारे में जाना, स्टॉप के बारे में जाना, किसके मार्ग में आते हैं, ये जल मार्ग के रास्ते में आते हैं। अब बंदरगाहों में ऐसा भी होता है कि अब जब हम बात करें पतन की, तो पतन वो जगह है जहां पे रुकने की व्यवस्था भी होती है। पतन वो जगह है, वो स्टॉप है जहां पे सामान को उतारा भी जाता है। जैसे कोई भी सामान जहाज से, या तो वो विदेश से आ रहा है या कोई भी दूसरे राज्य से आ रहा है या जा रहा है, तो पतन में सामान उतारा जाता है और वहां पे रुकने की व्यवस्था भी होती है। और यदि मैं बात करूं बंदरगाह की, तो वहां पे ऐसा होता है कि उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं होती है जितनी व्यवस्था पतन में होती है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है, पर बंदरगाह और पतन दोनों सेम ही है, दोनों स्टॉप है। दोनों किसके स्टॉप है? जल मार्ग द्वारा जो भी जहाज एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं सामान लेकर, उनका जो स्टॉप है वो क्या कहलाएगा? बंदरगाह और पतन। चलिए, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट, ओके प्रिय विद्यार्थियों, अगर कोई तुमसे कहे 10th के बाद मजे ही मजे हैं, उसकी बात में मत आना। 10th के बाद 11th भी करनी है और 12th भी करनी है। जनरली ये सबके वहां होता है, सारे दोस्त या रिलेटिव्स या आपके कोई फैमिली मेंबर्स ये जरूर बोलते हैं कि बच्चा 10th पढ़ ले, उसके बाद मजे ही मजे। पर ऐसा नहीं होता है, 11th भी रहती है, 12th भी रहती है। पर जब आप विनर्स ऑनलाइन स्कूल के साथ पढ़ेंगे तो मजे ही मजे और मजेदार तरीके से पढ़ेंगे, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो सोशल साइंस हो, चाहे वो इंग्लिश हो। चलिए बात करते हैं आगे की। अब भारत के पूर्वी तट पर स्थित समुद्री पतन बंदरगाह। अब पूर्वी तट पे कौन कौन से बंदरगाह हैं वो हम जानेंगे, ठीक है। अब तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में। तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ है? तमिलनाडु में। तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ है? तमिलनाडु में। दूसरा चेन्नई बंदरगाह
तमिलनाडु में। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में, 2 बंदरगाह तमिलनाडु में। कौन से? भारत के पूर्वी तट पर स्थित, पूर्वी तट पे मतलब पूरब की ओर, पूर्वी तट पर स्थित, पूर्वी तट पर स्थित कौन कौन से हैं? 2 बंदरगाहें जो तमिलनाडु में है, तूतीकोरिन बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह। तूतीकोरिन बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। चलिए, विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश, पारादीप बंदरगाह ओडिशा, कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल, हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल, हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल। ये सारे नाम हम पहले भी सुन चुके हैं, पहले भी इनको पढ़ चुके हैं, अभी जस्ट हमने इनको पढ़ा है। अब सबसे पहली बात बच्चों, ये बार बार क्यों? क्योंकि क्या होता है, क्वेश्चन हमेशा घुमा फिरा के आता है। जब भी प्रश्न आता है वो घुमा फिरा कर आता है। पूर्वी तट पर स्थित समुद्री पतन का नाम दो, पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाहों का नाम दो। तो बंदरगाह और पतन आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से और कौन कौन से राज्य के, वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि नाम पता होगा तब आप लिख पाएंगे, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अब भारत के पूर्वी तट पर स्थित समुद्री पतनों बंदरगाहों का वर्णन कीजिए। अभी तो हमने नाम जाने, अब हम उनका वर्णन करेंगे, उनको डिस्क्राइब करेंगे, उनको बताएंगे। चलिए, भारत के पूर्वी तट पर, ईस्टर्न कोस्ट पर, भारत के पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी के किनारे कई महत्वपूर्ण बंदरगाह स्थित है। कई महत्वपूर्ण, जैसे मैंने पहले हमने पढ़ लिया कि 12 तो बड़े हैं और 200 छोटे बंदरगाह। तो जैसे कि जैसे छोटे बंदरगाह, तो जब छोटे बंदरगाहों की बात हो रही तो 200 नाम तो हम याद नहीं रख सकते, तो उसमें से कुछ प्रमुख, जो सबसे ज्यादा प्रमुख बंदरगाह हैं वो हम देख रहे हैं। अब भारत के पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी के किनारे कई महत्वपूर्ण बंदरगाह स्थित हैं। दक्षिण से उत्तर की ओर इनके मुख्य नाम और विवरण निम्नलिखित हैं। हम अभी कौन से बंदरगाहों के बारे में जान रहे हैं? जो भारत के पूर्व तट पर बंगाल की खाड़ी के किनारे कई महत्वपूर्ण बंदरगाह स्थित हैं। दक्षिण से उत्तर की ओर इनके मुख्य नाम और विवरण निम्नलिखित हैं। दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। चलिए, अब तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु हमने पहले ही बात कर ली। अब इसकी विशेषता हमने देखा आखिरी छोर पे है, आखिरी छोर पे पर स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ये फिर से आपको रिपीट हो गया, तूतीकोरिन एक प्राकृतिक बंदरगाह है। अब व्यापार, यहां से हमारे पड़ोसी देशों से, जैसे पड़ोसी देशों जैसे श्रीलंका, मालदीव आदि के साथ भारी मात्रा में व्यापार किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम बात कर रहे हैं तूतीकोरिन बंदरगाह जो तमिलनाडु में है, तो यहां से क्या होता है? व्यापार होता है। कैसा व्यापार? विदेशों से आया गया सामान, विदेशों में भेजा गया सामान, जो भी सामान है वो, उसमें गाड़ियां हो सकती है, कोई भी खाद्य सामान हो सकता है, मसाले, चाय, कुछ भी हो सकता है, जो भी वहां से कहाँ भेजा जाएगा? आसपास के देशों में, ज्यादातर श्रीलंका, मालदीव, ज्यादातर श्रीलंका, मालदीव आदि और जो भी आसपास के देश है। अब चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु विशेषता। अब ये चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु की विशेषता, यह भारत का सबसे पुरान कृत्रिम, ये हमने पहले ही जान लिया कि चेन्नई बंदरगाह जो क्या है? पुराना, कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल, और जो भी ये प्राकृतिक है जो तूतीकोरिन है, और जो चेन्नई बंदरगाह है वो आर्टिफिशियल है। अब महत्व, व्यापार की मात्रा और माल लादने के मामले में मुंबई के बाद देश में इसका दूसरा स्थान है। सबसे पहली बात, देश में दूसरा स्थान कौन से बंदरगाह का है? चेन्नई बंदरगाह का है। किस मामले में?
सबसे ज्यादा सामान लादने के मामले में, मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा सामान उतरता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा सामान उतरता है। चलिए नेक्स्ट। अब विशाखापट्टनम बंदरगाह जो आंध्र प्रदेश में, इसके बारे में हम पहले ही जान चुके हैं, एक बार और जाएंगे। यह भारत का सबसे गहरा और चारों ओर जमीन से सुरक्षित बंदरगाह है। यह गहरा और चारों ओर से सुरक्षित, जो हम पहले ही जान चुके हैं। इसके बाद व्यापार, शुरुआत में इसे मुख्य रूप से लोहा, जितनी भी लोहा वाली चीजें, जितनी भी लोहा, वो सब यहीं से इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है, आयात निर्यात किया जाता है। अब पारादीप बंदरगाह ओडिशा, अब ये बंदरगाह आपके लिए नए, पारादीप ओडिशा में है, ठीक है। ओडिशा पारादीप बंदरगाह विशेषता, यह ओडिशा राज्य के तटीय क्षेत्र में स्थित है। ओडिशा राज्य के तटीय क्षेत्र में स्थित है। व्यापार, यहाँ से मुख्य रूप से ओडिशा और झारखंड की खानों से निकलने वाले लोहा को दूसरे देशों में भेजा जाता है। लोहा को दूसरे देशों में भेजा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो बंदरगाह होते हैं वो दूसरे देशों से जो सामान आता है वो अपने वहां रखते हैं, मतलब वो बंदरगाह पे रखा जाता है। फिर उसके बाद दूसरे छोटे छोटे जो शहर है या गांव है या जो भी जगह जहाँ पे उन चीजों का इस्तेमाल हो रहा है वहां पहुंचाया जाता है। ऐसा नहीं है कि जहाज डायरेक्ट शहरों में आता है, नहीं। जो ये बंदरगाह है वो इसीलिए बनाए गए क्योंकि समुद्र द्वारा, जो भी जल मार्ग द्वारा सामान आ रहा है, अब वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आता है, बहुत ज्यादा आता है, तो उसको रखने के लिए, उसकी स्टोरेज के लिए जगह की जरूरत होती है। अब ऐसा तो नहीं है डायरेक्ट जहाज आपके शहर में आ गया और वहां पे आपको सामान दिख चला गया, नहीं, ऐसा नहीं है। ये पूरा एक सिस्टम है ना, तो उसको फॉलो करना पड़ता है क्योंकि वो जरूरी भी है, क्योंकि इतना सारा सामान एक जगह पे नहीं रखा जा सकता। इसके लिए अलग से जगह चाहिए होती है जो साफ मैदान की तरह हो और पानी के आसपास हो, ताकि जिस जहाज में सामान आए वो आसानी से वहां तक पहुंच जाए। चलिए नेक्स्ट। अब कोलकाता बंदरगाह के बारे में भी हमने जान लिया। हल्दिया बंदरगाह के बारे में भी हमने पहले जाना, जो पश्चिम बंगाल है। जैसा कि पहली बात हो गई, पश्चिम बंगाल के आसपास बहुत सारे ऐसे प्रमुख बंदरगाह है। चलिए, अब भारत सरकार द्वारा कौन कौन से राष्ट्रीय जलमार्ग, हमने ये जलमार्ग के बारे में भी जान ले। एक बार हम इसको डिटेल में जानेंगे। क्या जानेंगे? डिटेल में जानेंगे। उसकी लंबाई के बारे में भी हमें पता है, और जितने भी मुख्य रूप से देश में 5 प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग है, 5 प्रमुख जलमार्ग है जिनको राष्ट्रीय जलमार्ग कहा गया है। देश के आंतरिक जलमार्ग, जो भी आंतरिक जलमार्ग वाले परिवहन है, वो हमने देखा कि जो देश के अंदर ही काम करते, पर जो राष्ट्रीय जलमार्ग है वो कैसे जलमार्ग है? जो दूसरे देशों से सामान लेकर आते हैं, मतलब उन मार्गों द्वारा दूसरे देश से सामान आया जाता है, और जिस मार्ग द्वारा हमारे देश से सामान दूसरे देश यानी विदेश भेजा जाता है ना बच्चों। तो ये राष्ट्रीय जलमार्ग है ना, ये सारे राष्ट्रीय जलमार्ग है। उसमें राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो गंगा नदी पर है, ये हमने देख लिया। आपके लिए मैप है, ये मैप में आप देख सकते हैं, ये प्रयागराज से हल्दिया तक, ठीक है। गंगा, भागीरथी एवं हुगली नदी के बीच प्रयागराज से हल्दिया तक कुल लंबाई 1620 किलोमीटर। ये आपको बिल्कुल 1620 किलोमीटर, 1620 किलोमीटर। अब नदी मार्ग यह ब्रह्मपुत्र से होते हुए, मतलब साध्या से होते ये सेलघाट, ये पूरा लाइन जो है ये हमारा नेशनल वाटरवे, मतलब राष्ट्रीय जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग 2, ये पूरा ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट, अब राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या नंबर 3, हाँ 3, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3, नदी यह मार्ग, यह केरल राज्य की पश्चिमी तटीय नहरों और सबसे मेन बात बच्चा,
जब हम इनके नंबर से जा रहे हैं तो इनका मेन इंपॉर्टेंट क्या आपको याद रखना है कि कौन सी नदी द्वारा, कौन सी नदी द्वारा, गंगा नदी द्वारा पहला मार्ग, पहला राष्ट्रीय जलमार्ग, फिर ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा दूसरा जलमार्ग। ठीक है, अब जब हम बात कर रहे हैं चंपकरा और जंपकरा जो नहरें हैं, कौन सी नहरें, कहाँ की नहरें, ये जो नहरें ये पश्चिमी तटीय नहरें हैं, कहाँ की, केरला की। तो ये होगी राष्ट्रीय जलमार्ग 3। ठीक है, पहले गंगा जलमार्ग नंबर 1, दूसरा ब्रह्मपुत्र जलमार्ग नदी 2 और तीसरा केरल राज्य की पश्चिमी तटीय जलमार्ग नंबर 3। ठीक है, अब राष्ट्रीय जलमार्ग 4, राष्ट्रीय जलमार्ग 4 नदी मार्ग, यह मुख्य रूप से गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के विशेष विस्तार के साथ साथ काकीनाडा और पौंडीचेरी नहर के नेटवर्क से जुड़ा है। अब ये गोदावरी, कृष्णा नदी और साथ साथ काकीनाडा और पौंडीचेरी, गोदावरी, कृष्णा नदी, काकीनाडा और पौंडीचेरी के साथ साथ एक नेटवर्क बना रही है, एक जाल बना रही है। वापस से गोदावरी, कृष्णा, काकीनाडा और पौंडीचेरी, गोदावरी, कृष्णा, काकीनाडा और पौंडीचेरी के साथ क्या बना रही है, नेटवर्क। क्या बना रही है, नेटवर्क। देखिए ये हो गई गोदावरी, ये हो गई कृष्णा, ये हो गई काकीनाडा और ये पौंडीचेरी। तो ये क्या बना रही है, एक नेटवर्क बना रही है। क्या बना रही है, एक नेटवर्क बना रही है। इसकी लंबाई 1078 किलोमीटर का है। इसकी जो लंबाई है, इसका जो कुल विस्तार है वो कितना है, कितना है बच्चों, 1078 किलोमीटर का है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5, नदी मार्ग ओडिशा, पश्चिम बंगाल की मताई नदी, महानदी के डेल्टा क्षेत्र, ब्रह्मणी नदी और पूर्वी तटीय नहर के साथ ब्रह्मणी नदी के विशेष विस्तार पर बना है, विशेष विस्तार पर बना है। सिर्फ आपको ये नाम याद रखने। इसकी लंबाई, कुल इसकी लंबाई 588 किलोमीटर की है। कुल इसकी लंबाई कितनी है, 588 किलोमीटर की है। चलिए आगे बात करते हैं। अब क्लास के अंत में, अब बच्चों आज की हमारी क्लास यहीं तक थी, पर आप ये कनेक्ट कर पाएंगे। क्लास के अंत में किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लो, किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लो। पर कोई ऐसा बच्चा है क्या जो ये बोलेगा सर ये कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, आशी मैम ये कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो। ऐसे भी कुछ बच्चे होते हैं क्लासेस में कि पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है, पूरा टॉपिक खत्म हो जाता है, पर उनको ये नहीं पता होता कि ये कौन से सब्जेक्ट की क्लास चल रही थी। तो ऐसे डाउट प्लीज मत पूछना, वो डाउट पूछना जो इस टॉपिक से, इस चैप्टर से रिलेटेड हो, और कमेंट में जरूर लिखना। और जो भी आप, अगर आप रोज स्कूल जाते हो तो जो भी बच्चे इस टाइप के प्रश्न करते हैं अपने सर या मैम से, तो उनका नाम आप जरूर लिखो कि मैम मेरी क्लास में, अपने फ्रेंड को जरूर बताना कि देख तेरा नाम फिर से मेरी क्लास में आया है। तो ये चीज जरूर अपने फ्रेंड्स को बताना। चलिए तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। जल्दी मिलेंगे हमारी अगली क्लास में, इसी चैप्टर से रिलेटेड जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स है वो हम कवर करेंगे। और बात करूं मैं नोट्स की, तो नोट्स आपको कैसे मिलेंगे बच्चों, फटाफट ज्वाइन करिए हमारे सारे टेलीग्राम चैनल्स को ताकि आपको सारे नोट्स मिल जाएं। और हमारे जो विनर्स ऑनलाइन स्कूल प्लेटफॉर्म से तो आप जुड़ ही चुके हैं, तो और जो भी आपके फ्रेंड्स नहीं जुड़े उन्हें कमेंट में उनका नाम टैग करो, उन्हें ये लिंक भेजो कि फटाफट जुड़ो और बहुत मस्ती भरे लेसन्स सीखो, बहुत मस्ती के साथ सारे चैप्टर के कंसेप्ट्स क्लियर करो। चलिए बाकी भी हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, सबसे आप जुड़ सकते हैं।
और चलिए अब मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।